हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। और हमारा चल रहा था 9th क्लास का मैथ, और 9th क्लास के मैथ्स में हमारा चल रहा था फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने 4 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर ली थी। अब हमारे पास आती है 5th एक्सरसाइज, और 5th एक्सरसाइज किस पर बेसिस है वो देखते हैं। तो जैसे ही हमारी 4th एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, उसके नीचे लिखा है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। और ऑपरेशंस का मतलब है हम रियल नंबर्स को कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो सब हमें इस एक्सरसाइज में सीखना है। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल 12, वे हमारे पास क्या है, चेक वेदर 7√5 7/√5 √2 + 21 एंड π-2 आर इरेशनल नंबर्स और नोट। ये हमें बताना है कि इरेशनल नंबर्स हैं या नहीं है। और इससे पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ मैं कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में मैंने बताया है आपको। फिर भी शुरू ही हो रहा है, पूछ रहा है, तो एक इंट्रो, छोटा सा इंट्रो दूंगी, बड़ा नहीं दूंगी। सो रेशनल और इरेशनल, मेरी 2 वीडियोस नंबर सिस्टम के नाम से पहले भी डली हुई हैं। उसमें मैंने नंबर्स के बारे में बताया है, नंबर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में अच्छे से बताया। तो अगर आप लोगों को वो वीडियो देखनी है तो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। सो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो p/q की फॉर्म में होते हैं और q 0 नहीं होता, उन्हें हम रेशनल बोलते हैं। जो p/q की फॉर्म में नहीं होते और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, उन्हें हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। क्लियर? अब इसमें भी क्या है कि डेसिमल एक्सपेंशन जो इन नंबर्स का होता है वो 2 टाइप्स में होता है। एक होता है हमारे पास टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर? टर्मिनेटिंग में क्या है कि कोई भी नंबर है जो हमारा p/q की फॉर्म में है, जब p को हम q से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर है ना, वो कुछ पॉइंट्स के, कुछ डेसिमल एक्सपेंशन के बाद वो रिमाइंडर हमारे पास 0 बच जाता है। जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम बोलते हैं उसको टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है कि हमारे पास जो रिमाइंडर है ना, वो 0 नहीं बचता है, मतलब वो आगे चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। लास्ट में हमारे पास रिमाइंडर है वो 0 कभी नहीं बचता, वो इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। क्लियर? इसका एग्जांपल मान लीजिए मैंने ले लिया इसका 1/3। अब 1 को जब 3 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3, सॉरी मेरे कैमरे में थोड़ी दिक्कत हो गई थी। हाँ, तो हम कहाँ थे, 1/3। इसको क्या करेंगे, तो 0.3, अरे 1 से डिवाइड कर रही हूँ, 3 को सबको आता होगा। 0 यहाँ पे 0 लिया तो ये 3 से गया, फिर 1 बचा, फिर 0, फिर 9 आएगा, फिर 1 0, फिर 9 आएगा, फिर मतलब ये चलता ही जाएगा। तो ये आएगा 0.333 और ये इन्फिनिटी तक। तो ऐसे डिवाइडेशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है? अब इसमें जैसे कोई भी ले लिया, मैंने ले लिया 2/5, ठीक है। इसको मैंने डिवाइड किया तो ये 0 पॉइंट आया 4। ये क्या है, टर्मिनेटिंग, क्यों एक पॉइंट के बाद ये रुक गया, मतलब हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया, उसके आगे हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग और इसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी क्या होता है कि कुछ नंबर्स रिपीट होते हैं और कुछ नंबर्स रिपीट नहीं होते। तो जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, देखिए इसमें जैसे ही 3 रिपीट हो रहा है,
बार बार हो रहा है ना, 3 आता जाएगा ये, तो हम इसको लिखते 0.3 बार, मतलब जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम बार लगा देंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई नंबर है जो 3.371 है, 371 है, 371 है और ये आगे आगे चलता जा रहा है, तो हम क्या करेंगे 0.371 के ऊपर हम क्या लगा देंगे बार, क्योंकि इसमें देखो 371 और 371 रिपीट हो रहा है ना बार बार, इसीलिए 371 के ऊपर हमने बार लगा दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी हो गया, तो हम ऐसे नंबर्स को बोलते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब क्या है कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जैसे 0.10 100 1000 1000, मतलब देखो ये क्या है कि आगे चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं बच रहा है। ऊपर से क्या है कि इसमें जो नंबर्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे, देखो यहाँ कुछ आ रहा है, यहाँ कुछ आ रहा है, यहाँ कुछ आ रहा है, फिर आगे कुछ आ रहा है, नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और ऐसे जो नंबर्स होते हैं हम उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। तो समझ में आ गया होगा कि रेशनल किसे बोलते हैं और इरेशनल किसे बोलते हैं। टर्मिनेटिंग हो वो रेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग हो वो क्या है हमारा रेशनल है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन नॉन रिपीटिंग है तो उसे बोलते हैं हम इरेशनल नंबर्स। क्लियर। अब हम आते हैं हमारे एग्जाम्पल के ऊपर कि एग्जाम्पल क्या कर, मैंने आपको रेशनल इरेशनल के बारे में बता दिया है। तो एग्जाम्पल क्या करें कि हमारे पास दिया है 7√5, एक दिया है 7/√5, एक दिया है √2 + 21, एक दिया है π-2, और हमें बताना है कि ये इनमें से इरेशनल नंबर्स, ये सब इरेशनल नंबर्स हैं या नहीं है, इनको हमें चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूं कि √5 की जो वैल्यू आती है वो आती है 2.236 और ये आगे चलती रहती है। √5 जो है वो हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब √2 जो है वो भी इरेशनल नंबर है, 1.4142 आगे चलती जाती है। पाई की वैल्यू है वो भी इरेशनल है, 3.1415। अब देखो कैसे है, ये रुक भी नहीं रहा, मतलब इसका रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आ रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। ऊपर से देखो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, मतलब नॉन रिपीटिंग भी है, इसलिए √5 क्या है इरेशनल नंबर है। ऐसे ही √2 है, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा और नॉन टर्मिनेटिंग है। ऐसे ही पाई की वैल्यू है, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा और क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये भी क्या है हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन हमें पूछा है कि 7√5 मीन्स, सॉरी आगे बताती हूँ, हमारे पास है 7√5, हाँ। अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी 7 और √5 की हमारे पास वैल्यू है 2.236 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 15.652 आगे। अब देखो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब देखो लास्ट में इन्फिनिटी तक जा रहा है ये, और कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, मतलब नॉट रिपीटिंग भी है, इसलिए ये जो नंबर आएगा ये भी हमारे पास क्या आएगा इरेशनल। अब जैसे है हमारे पास 7√5, अब इसकी वैल्यू क्या करेंगे निकालने के लिए,
अब जब भी हमारे पास नीचे √5 रूट के नंबर्स आते हैं तो हम नीचे से रूट हटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नीचे से रूट कैसे हटाएंगे, जब ऊपर भी रूट हो और नीचे भी, मतलब नीचे से 5 की पावर 1/2 है, अगर इसको हम 5 की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 5 की पावर क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। मल्टीप्लिकेशन में पावर्स जुड़ती हैं, सबको पता होगा ना। तो 1/2 + 1/2 मीन्स 5 की पावर 1, मतलब हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा 5। तो हम क्या करेंगे ऐसे नंबर्स के लिए, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। हमें 5 की पावर चाहिए तो √5 से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी 7 √5, और √5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5। अब 7 √5 की अभी हमने वैल्यू निकाली है 0.652 और ये आएगा 5, और इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये 5 3 से जाएगा 3.1, फिर 3 4 ऐसे ऐसे आगे, ठीक है। तो ये भी देखो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, दिख ही रहा है, और नॉट रिपीटिंग भी है, तो ये भी क्या हुआ, इरेशनल हुआ। अब √2 में हम 21 जोड़ देंगे, बात तो एक ही है। √2 की वैल्यू मैंने अभी बताई थी 1.4142 और इन्फिनिटी तक। अगर इसमें हम 21 ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 22 पॉइंट, वही क्या 4142। तो वही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो डेफिनेटली बात है ये भी क्या है हमारे पास। मतलब इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि हम इरेशनल नंबर्स में से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, डिवाइड भी कर रहे हैं, ऐड भी कर रहे हैं किसी भी नंबर्स को, तो वो हमारे इरेशनल ही बच रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, ये आ गया। और अगला क्वेश्चन कुछ है क्या, हाँ पाई में से 2, तो पाई की वैल्यू कितनी है 3.1415, और इसमें माइनस करना है हमें 2 को, तो ये 1 बच जाएगा और ये 1415, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, इरेशनल आ जाएगा, ठीक है। तो हमें वही चेक करना था और हमने वो चेक करके दिखा दिया, क्लियर। अब देखिए इसमें देखो क्या लिखा है, ऑल दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। अभी मैंने बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग ही होता है। सो ऑल दीज आर इरेशनल नंबर्स, तो सभी रेशनल नंबर्स हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट जनरली हैपन्स इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड टेक स्क्वायर रूट्स एंड इवन nth रूट्स ऑफ दीज इरेशनल नंबर्स वेयर n is any natural number. Let us look at some examples. सो देखते हैं हमारे पास आगे एग्जाम्पल्स क्या है। ऐड 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3, इन सबको हमें ऐड करना है, ठीक है। सो करते हैं। (2√2 + 5√3) इसमें से हमें ऐड करना है √2 - 3√3 को, ठीक है। देखो अब यहाँ पे है 2√2 और यहाँ पे है √2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, दोनों एक जगह ले लो। 2√2 + √2 प्लस यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3, इन दोनों को एक साइड लिख लो। 5√3 - 3√3, √2 इन दोनों में से कॉमन ले लो, तो यहाँ 2 बच गया और यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ से √3 कॉमन, तो यहाँ बच गया 5 और यहाँ बच गया 3, ठीक है। देखो मैंने क्या किया है, यहाँ से √2 कॉमन लिया है तो यहाँ पे 2 ही बचा, और यहाँ से √2 गया बाहर तो 1 बच गया। यहाँ से √3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 5 बच गया, और यहाँ से √3 कॉमन लिया तो ये हमारे पास 3 बच गया। कॉमन लेना तो सबको आता है ना, ठीक है। तो
अब 9th क्लास का मैथ पढ़ा रहे तो मेरे हिसाब से कॉमन सबको आता होगा लेना। 2+1 अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताना, मैं वो भी आपको एक वीडियो छोटी सी क्लिप डाल दूंगी, छोटी सी वीडियो जिसमें वो कॉमन लेना सिखा दूंगी अगर नहीं आता है। लेकिन मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको आता है, क्योंकि आप जब 9th स्टैंडर्ड में पहुँच गए इसका मतलब ये छोटी मोटी चीज़ें आपको आती हैं। सो हम कहाँ थे, यहाँ से कहाँ, हाँ 2+1 ये आ गया हमारे पास कितना, 2+1 3 √2 प्लस यहाँ 5 में से 3 गया तो ये 2 √3 और यही हमारे पास क्या आ गया ऐड। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम √2 की वैल्यू रखें फिर √3 की वैल्यू रखें, तो वो हमारे पास नहीं है, हमें यहीं तक करना है। ठीक है, हम दोनों को ऐड करके दिखाना था, हमने दिखा दिया। अब है हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या कह रहा है कि मल्टीप्लाई 6√5 बाई 2√5 की मल्टीप्लाई करना है हमें 6√5 को 2√5 से। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, 6 और 2, 6 × 2 और √5 और √5। ठीक है, √5 को जो √5 से करेंगे तो क्या आएगा, अब मैंने अभी बताया था फर्स्ट एग्जांपल में कि जब मल्टीप्लाई करते हैं रूट वाले नंबर्स को, जब भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उनके पावर्स जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसकी 1/2 पावर, इसकी 1/2 पावर, तो √5 को √5 से करते हैं तो 5 आएगा। ठीक है, ये आया हमारे पास 12, इसको किया तो, और ये आया हमारे पास 5 और ये आ गया हमारे पास 60। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 15 और ये है 8√15 को 2√3 से हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे डिवाइड करते हैं। 8√15 को डिवाइड करना है 2√3 से। ठीक है, अब देखो हम इस √15 को कैसे लिख सकते हैं, √3 × √5 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो भी मेरे पास यही आने वाला है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, √15 को क्या लिख दूँगी, √3 × √5। ठीक है, और 2√3 नीचे है तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 से गया 8, ये आया 4 और हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 4√5। क्लियर, ये कैसे लिखा समझ में आया ना। मान लीजिए मेरे पास है √15। ठीक है, ये रूट है, मैंने इसको लिख दिया 3 × 5। ठीक है, मैंने इसके अलग से ऊपर से रूट लगा दिया और मल्टीप्लाई में इसके ऊपर अलग रूट लगा दिया और इनको मल्टीप्लाई। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही आएगा ना √15, तो मैंने बस इसको खोल के लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा, अब देखते हैं बुक में, ये हमारे पास था 15 एग्जाम्पल। फिर हाँ, इसमें कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, ये आपको ध्यान ही रखनी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि √15 था, मैंने उसको दोनों में लिख दिया, तो √AB है उसको हम √A और √B फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों को अलग अलग के ऊपर रूट लगा के उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको बहुत काम आएंगी। और √A/B को हम कैसे लिख सकते हैं, √A और √B दोनों को अलग अलग रूट करके लिख सकते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज में ये चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं, इसलिए ये तो आपको ध्यान ही रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब दोनों √A + √B और √A - √B को हम लिख सकते हैं A - B।
समझ में? देखिए ये क्या है, ये मान लीजिए मैंने रूट ए को ए मान लिया और रूट बी को बी मान लिया, तो ये क्या आएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट ए का स्क्वायर मीन्स ए और बी का स्क्वायर मीन्स बी, तो ये हमारे पास क्या है ए माइनस बी। बस हमें ये देखो, मैथ्स में ना हर चीज़ का सॉल्यूशन है, कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं आती है, हर चीज़ सोल्व होती है, हर चीज़ का प्रूफ आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो ये चीज़ें मैंने अभी देखो इसका भी आपको बताया था कि ये कैसे लिखते हैं, ये वाला मैंने अभी बताया था रूट 15 का, ये भी ऐसे ही आएगा, ये वाला भी आप डिवाइड करके देख लेना, कोई भी नंबर लेके सेम आता है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि वही ए प्लस बी और ए माइनस बी, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो बाकायदा आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेना तसल्ली के लिए, डेफिनेटली आएगा। फिर भी ना समझ में आए एक बार पूछ लेना कमेंट करके। ये है वही फॉर्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इसमें क्या है कि बी की जगह हमारे पास रूट बी आ गया, तो रूट बी का स्क्वायर तो बी आएगा और ए का स्क्वायर ए आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी। क्लियर? अब इसमें क्या है रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी, और ये आएगा हमारे पास रूट ए सी प्लस रूट ए डी। कुछ नहीं, चारों को आपस में मल्टीप्लाई करके इसने लिख दिया। ठीक है, अब इसका रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वही है रूट ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और रूट बी का स्क्वायर बी और 2ab टू रूट ए बी। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको डायरेक्टली ध्यान होने चाहिए। हर बार आप इसको सिंप्लीफाई करके नहीं देखेंगे क्योंकि आपका टाइम बहुत लगेगा, इसलिए आपको ये चीज़ें बस माइंड में ध्यान होनी चाहिए। अपनी तसल्ली के लिए एक बार अगर आप खुद इसे सोल्व करके देखना चाहिए कि ये कैसे आया तो वो कर लेना, बाकी वैसे ही आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हमारा आता है 16 एग्जाम्पल, वो हम करते हैं। एक करूँगी, बाकी करेंगे आप। तो 16 एग्जाम्पल का हमारा पहला क्या कह रहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई करना है, और वो हमें दिया है 5 प्लस रूट 7 और 2 प्लस रूट 5। ठीक है, ये हमें दिया है, इन दोनों की हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। क्लियर? कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करनी है। 5 को इन दोनों से कर दो पहले, 5 को 2 से किया 10 और 5 को रूट 5 से किया मीन्स 5 रूट 5 प्लस 7 को इससे दोनों से कर दो तो 2 रूट 7 और रूट 7 और रूट 5 को करेंगे तो क्या आएगा रूट 7 तो सॉरी 35। अभी बताया था ना, रूट ए और रूट बी को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ए बी। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया, बस यही था इसका सिंप्लीफिकेशन, इसके आगे ज़रूरत नहीं है इसको करने की। तो ऐसे ही हमारे पास ये सेकंड है, थर्ड एंड फोर्थ, ये करेंगे आप लोग। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। देखो इसमें तो क्या दिया है, यही कौन सा क्या था, ये हो गया ए, इसको मान लो बी, इसको ए, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, और ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स रूट 11 का स्क्वायर 11 और 7 का स्क्वायर 7 और 11 माइनस 7 मीन्स 4 आ जाएगा। इसको क्या करना है, a प्लस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a का क्या हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर मीन्स 3 और रूट 7 का स्क्वायर 7 और 2ab मतलब 2 रूट 3 2 रूट 7 और 2 रूट 3 2 रूट 7 मतलब 2 रूट 21 और ये आ जाएगा 7 और 3 10 10 प्लस 2 रूट 21। ठीक है, ये क्या है 5 रूट 5 और 5 माइनस रूट 5, तो a प्लस बी और a माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर मीन्स 25 और माइनस बी स्क्वायर में 5 आ जाएगा, 25 माइनस 5 इसका आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है। ये ऊपर मैंने जो ये बताए हैं इनको जनरली याद, ये सबको आते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, बस इसमें हमें रूट दिया है और कुछ नहीं है, फॉर्मूला वही लगाना है। ठीक है, अब
एग्जाम्पल है 17, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1√2। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है वो मैं बताती हूँ। 1/√2 है, इसका डिनोमिनेटर हो गया हमारे पास 2, और रैशनलाइज का मतलब होता है कि हमें √2 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। किसी भी नीचे नंबर्स का अगर हम रैशनलाइजेशन कर रहे हैं मतलब ऊपर नीचे उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, वो होता है रैशनलाइजेशन। तो 1/√2 में अगर हम √2 का रैशनलाइजेशन करना है मीन्स √2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और √2 को ही नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर तो आ जाएगा √2 और √2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हमारे पास है 18 एग्जाम्पल, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1 + 2√3। इसमें भी क्या है 2 + √3 का रैशनलाइजेशन करना है मीन्स, एक मिनट, ये तो था उसी नंबर से हमने कर दिया क्योंकि हमारे पास एक था। अब हमारे पास इसमें क्या दिया 2 - √3, 2 + √3। जब भी हम रैशनलाइजेशन करेंगे, सॉरी ये दे दिया 1 + 2 + √3, जब भी हम प्लस या माइनस वाले नंबर्स का रैशनलाइजेशन करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो नीचे हमारे पास साइन है उसका उल्टा साइन करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे 2 + √3 है तो हम 2 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, रैशनलाइजेशन का मतलब यही है हमारा, इसको हमें जैसे ये a + b हो गया इंटू a - b आएगा अगर 2 - √3 करेंगे तो, और फिर वो हो जाएगा a² - b²। हमें सिंप्लीफाई करने के लिए इसका रैशनलाइजेशन करना पड़ता है, हमारे लिए इजी हो जाता है, वो हमें फॉर्मूला बनाने के लिए हम रैशनलाइजेशन करते हैं कि हमारे लिए जो इसका सिंप्लीफिकेशन हो वो इजी हो जाएगी, इसीलिए इसका हम रैशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो कर देते हैं 2 - √3 से ऊपर और 2 - √3 से नीचे। तो ऊपर तो हमारे पास वही 2 - √3 बच गया, नीचे क्या आ गया 2 + √3 इंटू 2 - √3, वही a + b और a - b मीन्स a² - b², और ये होता है कितना a² मीन्स 2 का स्क्वायर मीन्स 4 माइनस b² मतलब √3 का स्क्वायर मीन्स 3, और ये आ गया हमारे पास 2 - √3/1 और ये आ गया 2 - √3। तो आ गया होगा रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है, अब है हमारे पास 19 एग्जाम्पल, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5/√3 - √5। इसमें क्या करना है, प्लस है तो √3 + √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, वो लिख देंगे। ठीक है, इसमें क्या है 7 + 3√2, इसमें 7 - 3√2 अपॉन 7 - 3√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा। क्लियर। अब आ जाती है हमारे पास एक्सरसाइज 1.5। कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी, कुछ आपको खुद करने पड़ेंगे क्योंकि मैंने सारे एग्जांपल्स करवाए हैं, उसी बेसिस पे एग्जांपल्स के बेसिस पे क्वेश्चन होते हैं। देखो मैं एग्जांपल्स क्यों करवाती हूँ, मेन रीज़न क्या है, आप तो सोचेंगे कि एग्जांपल्स तो हम खुद भी दे के कर लेंगे, हमें तो क्वेश्चन आने चाहिए, नहीं, एग्जाम्पल्स के बेसिस पर ही सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आ गए तो आपको क्वेश्चंस खुद कर लेंगे, और क्वेश्चंस अगर मैं करवा दूंगी तो आपको कुछ मेहनत ही नहीं करनी। क्वेश्चंस मैंने सारे खुद सिंप्लीफाई करवा दिए, मैंने बोल दिया एग्जाम्पल्स खुद कर लें, तो आप वो करेंगे ही नहीं क्योंकि एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशंस आपके पास होते हैं, तो वो आप बस उसको क्या करेंगे कॉपी कर लेंगे और हो गए हमारे एग्जाम। इसीलिए मैं पहले एग्जाम्पल्स करवाती हूँ, क्वेश्चंस भी करवाती हूँ, कुछ आपके लिए छोड़ के जाती हूँ क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे जिसके सॉल्यूशंस आपके पास नहीं होंगे, आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी, और वो प्रैक्टिस ही आपको सिखाती है। ये चीज़ ध्यान रखना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही सीखोगे। मैं चाहे कितना भी पढ़ा दूँ, कितना भी कुछ भी करवा दूँ, आप नहीं सीखोगे, लेकिन जितनी आप खुद प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीखोगे। इसी वजह से मैं सारे एग्जाम्पल्स पहले करवाती हूँ और उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस होते हैं
कुछ करवाती हूँ, कुछ आपके लिए छोड़ती हूँ, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। और हाँ, एग्ज़ाम में जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसमें देखना 70% आपको एग्जाम्पल ही मिलेंगे, इसीलिए एग्जाम्पल करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा ध्यान दिया करो। अगर एग्जाम्पल्स आपको आ गए ना, तो क्वेश्चन तो अपने आप ही आ जाएंगे, क्योंकि बस हमारे पास टर्म डिफरेंट होती है, तरीका वही होता है। एग्जाम्पल्स पर ही बेसिस होते हैं सारे क्वेश्चंस, इसलिए एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा ध्यान दिया करो। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए होते हैं। एग्जाम्पल आपने समझ लिए, क्वेश्चंस किस लिए दिए होते हैं? प्रैक्टिस के लिए। कि तरीका हमने बता दिया, अब इसी तरीके से आप क्वेश्चंस निकालिए, प्रैक्टिस कीजिए और वो तरीका अपना पक्का कीजिए, ठीक है? इसीलिए एग्जाम्पल्स बताती हूँ मैं। बहुत बोल दिया। अब करते हैं क्वेश्चंस। लेकिन मेरी ये चीज़ सच में काम की है, एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा ध्यान दिया करो। हाँ, मैं क्या बता रही थी? एक्सरसाइज। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमें बताना है कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स को क्लासीफाई करना है। तो वही है, कुछ नहीं है, एक बताऊंगी, बाकी आप करेंगे। पहला हमें दिया है 2 माइनस रूट 5। तो 2 माइनस रूट 5 की वैल्यू मैंने अभी बताई थी, हमारे पास जो फर्स्ट एग्जाम्पल आया था उसमें बताई थी मैंने 2.236 और ऐसे कुछ होती है। तो ये आ जाएगा 0.236 और ऐसे। तो देखो, ना तो रिपीट हो रहा है, ना ही टर्मिनेट, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। इसका मतलब क्या आएगा? इरेशनल, ठीक है? ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो मैं आपको अब ये नहीं बताऊँगी, ये आपको खुद करने हैं सारे के सारे, ठीक है? सो आप ये खुद कर लेंगे, अगर नहीं आता है तो आप पूछ लेंगे। क्लियर? अब क्या करना है? हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है? ओके, कर लोगे ना? अरे कंफ्यूज मत होना कहीं ये 23 देख के रूट देखो इसमें क्या है, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, ये दोनों, इन दोनों को ब्रैकेट हटाओ, तो ये प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों कट गई, प्लस और माइनस क्या होता है? कैंसिल। तो हमारे पास 3 बचेगा, और 3 तो क्या है? एक रेशनल नंबर है। इसमें भी देखो √7/√7, √7 से √7 कैंसिल, 2/7, 7 का 2 में डिवाइड करके देख लेना, रेशनल आता है रेशनल, ठीक है? रेशनल ही आएगा ये डेफिनेटली, PYQ की फॉर्म में है, रूट में भी नहीं है। ये 1/√2 ये इरेशनल आएगा कि √2 क्या है हमारा? इरेशनल, और इसको डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली इरेशनल आएगा। यहाँ पे पाई हमारा इरेशनल है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये रेशनल ही आएगा, सॉरी इरेशनल ही आएगा, ठीक है? इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली इरेशनल ही आने वाला है। तो अब करें सेकेंड क्वेश्चन। हिंट मैंने दे दिए हैं, हिंट क्या बता ही दिया, ये तो मैंने आगे नहीं बताने वाली, बस एक करवाऊंगी। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, हमें सिंप्लीफाई करना है, तो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट इसमें दिया है 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 2, ठीक है? तो 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 और 3√2 प्लस, अब √3 को इन दोनों से कर दो, तो √3 को 2 से किया तो 2√3, और √3 को √2 से किया तो √6, और बस आ गया, यही आंसर है हमारा। सिंप्लीफाई तो करना था, हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब क्या है? सेकंड क्या है? 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर आ जाएगा 9 और माइनस बी स्क्वायर 3, 9 माइनस 3 6 आ जाएगा इसका आंसर। √5 प्लस √2 का स्क्वायर मतलब a प्लस बी का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, a यहाँ पे √5 है, मतलब √5 का स्क्वायर 5 प्लस √2 का स्क्वायर मतलब 2, 5 प्लस 2 7 प्लस 2√ab मतलब 2√5 और 10, 2 को करेंगे तो 10, तो इसका आएगा 5 4 2 7 प्लस 2√10, ठीक है?
इसका आएगा √5 माइनस √2, √5 प्लस √2 मतलब a प्लस बी और a माइनस बी मतलब a² माइनस b²। ठीक है, तो a² क्या आएगा, √5 का स्क्वायर मीन्स 5 और माइनस √2 का स्क्वायर मीन्स 2, 5 माइनस 2 मीन्स 3 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, मैं तो बता दिया यार, बताना नहीं था मेरे को कोई नहीं, मैंने जस्ट हिंट दिए हैं, बता ही दिया है, लेकिन आप अपनी पेन और कॉपी साथ लेके बैठेंगे और पेन कॉपी से इसको करके देखेंगे। ठीक है, तभी आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, that is pi equals to c by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? So ये फिलहाल के लिए छोड़ते हैं, हम ये करते हैं। ठीक है, rationalize the denominators of the following, कि ये अभी बताऊंगी पर पहले सिंपल से कर लेते हैं जो हमने अभी एग्जांपल्स किए उसके बेसिस पे। तो रैशनलाइजेशन की करने के लिए मैंने क्या बताया था, जैसे 1/√7 है, ऊपर नीचे √7 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर √7 आ गया और 7 को मल्टीप्लाई किया तो 7। अब देखो इसको, अरे हाँ आ गया, ऊपर √7 और नीचे हमारे पास 7, तो ये रैशनलाइजेशन हो गया। अब है हमारे पास 1/√7 माइनस √6, तो इसका क्या करेंगे, साइन चेंज करके करना है, √7 प्लस √6 और √7 प्लस √6। अब ये क्या बन गया, a माइनस बी और a प्लस बी मीन्स √7 का स्क्वायर मीन्स 7 माइनस √6 का स्क्वायर मीन्स 6 और आ जाएगा 1, मतलब √7 प्लस √6/1 मतलब √7 प्लस √6 क्या आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसे ही हमें करना है 1/√5 प्लस √2, इसका क्या करेंगे, √5 माइनस √2/√5 माइनस √2, तो ये आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी कर लेना। 1/√7 माइनस √7 प्लस 2 और √7 प्लस 2, तो a प्लस बी a माइनस बी, ये भी आप कर लेना, सिंपल है, हिंट मैंने दे दिया है, ऐसा ही आएगा। ठीक है, सो अब करते हैं हमारे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। सो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हो गया पूरा। अब हमने जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन छोड़े हैं वो करते हैं। ये मैंने इसलिए पहले करवाया क्योंकि हमने एग्जाम्पल किए थे, तो मैंने सोचा एक बार ये इजी है एग्जाम्पल बेसिस पे, पहले ये करवा तो फिर ये आराम से समझाती हूँ। इसमें क्या है, recall pi is defined as the ratio of circumference of a circle to its diameter say d, that is pi equals to c by d। इसमें क्या कहे कि देखिए ये कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कमफेरेंस क्या होती है, ये जो पूरी है, मतलब यहाँ से हमने स्टार्ट किया और यहीं पे हम आके रुक गए, ये क्या हमारे पास पूरी सर्कमफेरेंस होती है। ये जो होता है हमारा, ये हमारा डायमीटर, तो पाई जो क्या होता है वो सर्कमफेरेंस और डायमीटर का डिवाइडेशन होता है। ये बोल रहा है कि पाई इक्वल्स टू c by d होता है। दिस सेम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। मतलब हमने अभी क्या कहा कि पाई जो है वो इरेशनल होता है, लेकिन पाई जो है वो c/d, मतलब ये क्या हो गया, p/q की फॉर्म में हो गया, तो ये c/d भी होता है। तो ये चीज़ इस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि पाई इरेशनल है। मतलब अभी हमने कहा कि पाई इरेशनल है, मतलब दोनों क्या हो गई, विपरीत चीज़ें हो गई। तो हाउ विल यू रिजोल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, तो हमें कैसे रिजोल्व करेंगे। देखिए हमने अभी कहा कि पाई इरेशनल है, अब पाई इक्वल्स टू c by d, ये हमें पता है। तो इसमें क्या है कि पाई c by d होता है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि पाई इरेशनल है। अब देखो पाई अगर मान लीजिए p/q की फॉर्म में है, मतलब c और d की फॉर्म में है, तो ये रेशनल कब होगा, जब हमारे पास c
और डी क्या हो, इंटीजर हो, और डी नॉट इक्वल्स टू 0। यही तो पी रेशनल में हमने क्या पढ़ा था, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, और पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये हमने पढ़ा था कि रेशनल तब होगा जब ये होगा। लेकिन जैसे हम सी है, सरकमफेरेंस है, इसकी वैल्यू जब हम मेजर करते हैं स्केल से या किसी से भी, तो जो वैल्यू वो आती है वो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, वो वैल्यू हमारी आती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इसी वजह से, और जब अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है इट मीन्स वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी, और इसी वजह से वो इरेशनल कहती है। ठीक है, तो हम इसमें यहाँ से क्या लिखेंगे कि ये कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि सी और डी की वैल्यू को जब हम स्केल या अनोदर किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं तो सी और डी की वैल्यू हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है। इसी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि सी और डी क्या है, इंटीजर है। इंटीजर का मतलब वो परफेक्ट वैल्यू होनी चाहिए, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू में हम इंटीजर को नहीं लिखते हैं। इसी वजह से पाई जो है वो, ये कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, पाई इरेशनल ही है। ठीक है, अब इसमें है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। रूट 9.3, रूट 9.3 को हमें नंबर लाइन पे, और ये नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं ये मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया है। इसके लिए ये आपके लिए होमवर्क है, आपको ये खुद करना है। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताएंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये ज़रूर बताऊंगी। फिर भी एक हिंट दे देती हूँ थोड़ा सा। रूट 9.3, इसके आसपास वैल्यू देखो जो परफेक्ट स्क्वायर हो। 9.3 देखो, 4 का हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आता है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर 9 आता है ना। तो 9 का परफेक्ट स्क्वायर, तो ये है 9.3, मीन्स ये आएगा 3 और 4 के बीच में। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच में आएगा, इतना हिंट मैंने दे दिया है। अब इसकी वैल्यू निकाल के आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। हिंट मैंने दे दिया है कि ये परफेक्ट स्क्वायर, आसपास का परफेक्ट स्क्वायर देख लिया करो कि 9.3 है, मीन्स यहाँ पे 9 हमारे लिए परफेक्ट स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो मतलब ये 3 से तो ज़्यादा जाएगा, और 4 से कम होगा, मतलब 3 और 4 के बीच में इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये आपके लिए, आप खुद करेंगे, आपके लिए होमवर्क है, नहीं आए तो आप पूछेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 1.6, वो है इस चैप्टर की हमारी लास्ट एक्सरसाइज, और वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे हिसाब से आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो किसी भी क्वेश्चन में तो वो अपना क्लियर कर सके। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।